Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। देखो पिछले क्लास आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखे हो तो पहले देखोगे उसे, ठीक है ना। देखो हम लोगों ने बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है पढ़ लिया था, उसके एडवांटेज समझ लिए थे। रिप्रोडक्शन में एक टर्म आया था ये वेरिएशन। वेरिएशन को हमने समझा था और वेरिएशन कैसे होता है ये समझा था हमने, और वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना। अभी देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे बेसिकली। वैसे तो ढेर सारे मोड्स होते हैं लेकिन उसे ब्रॉडली हम दो बड़े बड़े कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल। सो आज शुरू करेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखो एसेक्सुअल में पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखो। मैंने ऑलरेडी समझा रखा है ना आपको, उसमें ढेर सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल में, तो उसे एक एक करके पढ़ेंगे आराम आराम से, ठीक है ना। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, अगर सिंपल से वर्ड में जानना हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, विच इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है ना। तो चाहो तो इसे लिख लोगे, इस तरीके से लिख लेना, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन क्या है पता है ना, जिसमें ऑफस्प्रिंग बनते हैं नए जनरेशंस के पुराने वाले से। क्लियर है ना, सेम टाइप के। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व क्या, सिंगल पेरेंट। ये क्या इन्वॉल्व करेगा, तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से समझो, ये तो सिंपल सा एक डिफिनीशन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने होंगे, सिंगल होंगे। सिंगल इंडिविजुअल से ही होगा रिप्रोडक्शन, दो इंडिविजुअल की यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे ह्यूमन के केस में एक मेल फीमेल होते हैं, वैसे एसेक्सुअल में उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी हम बात कर लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर है ना। अब इसके बाद समझो, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे जब सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यूनी पेरेंटल हो गया। अगर इसके मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स की बात करूँ, सो इट इज क्या हो गया, मतलब यूनिपेरेंटल हो गया। इट इज ए यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि ये वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा गैमेट का। अब गैमेट क्या होता है बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो इसी में क्या करो ना, इसी में आगे बना के लिख लो, क्या क्या लिख लोगे, लिख लो फीचर्स, लिख लो फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देख रहे हैं हम लोग, फीचर्स देख रहे हैं किसके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला फीचर तो वही लिखोगे। सबसे पहला फीचर क्या लिखोगे, यूनिपेरेंटल। ये क्या होता है, तो यूनिपेरेंटल होता है। दूसरा लिखो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, लिखोगे देयर इज नो एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। या सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर है ना, वैसे भी लिख लो या ये भी लिख लो, सेम ही चीज है बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया गैमेट, जरा इसे समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। गैमेट को समझते हैं फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो गैमेट बेसिकली वो होता है, वो सेल होता है ना जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली किसमें, तो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पर्म ओवम तुम पढ़ते हो ना, वही क्या है, गैमेट है। क्लियर है ना। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज द स्पर्म, फीमेल गैमेट इज द ओवम। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन भी तो नहीं होगा ना। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में देखते हो ना, स्पर्म ओवम फ्यूज करता है तभी तो जाइगोट बनता है ना, आ रहा है समझ में। सो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं होगा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इन सब चीजों का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब गैमेट ही नहीं बन रहे तो जाइगोट कहाँ से बनेंगे,
जाइगोट तो बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता है ना, यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतना समझ में आ गया कि कोई यहाँ पे फॉर्मेशन या फ्यूजन गैमेट का नहीं होगा। नेक्स्ट देखोगे इसके बाद देखो एक और पॉइंट इसी गैमेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यहाँ लिख लो ऐसे, ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। अब यहाँ देखो फिर से एक नया टर्म आ गया ना, माइटोसिस। तो अगर आपने 9th में सेल डिवीजन पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आपको माइटोसिस पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर नहीं पता होगा, है ना। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे हम सेल डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, सेल डिवीजन एक अलग ही चैप्टर है, क्लियर है ना। 9th में पढ़ना है, फिर आगे जाके 11th में पढ़ने को मिलेगा आपको सेल बायोलॉजी में, क्लियर है ना। सो यहाँ पे हम सिंपल सा समझेंगे माइटोसिस। देखो दो तरह से सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन तो समझ रहे हो, सेल के नंबर का बढ़ना, तो दो तरह से होते हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज मियोसिस। अब देखो सेल डिवीजन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो एक अलग ही चैप्टर है, वो अगर पढ़ाना शुरू कर दूं तो ये रिप्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा मुझे, फिर वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा और उसके 30-35 लेक्चर चलेंगे अलग से, ठीक है ना, या एटलीस्ट 20 लेक्चर, क्लियर है। तो उसे छोड़ ही दो, शॉर्ट में समझो। तो माइटोसिस में देखो क्या होता है, समझना। जो नॉर्मल सेल होता है ना हमारा, नॉर्मल सेल, अच्छा हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल समझते हो ना, पहले वो समझ लो फिर माइटोसिस समझाता हूँ। दो पॉइंट है, समझ लेना, इसे फिर मैं इरेज कर लूंगा। एक होता है हैप्लॉइड सेल और दूसरा होता है डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो होते हैं ना उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है क्या सर, तो n बेसिकली इसका मतलब हुआ कि जैसे देखो तुम जानते हो ना कि हमारे बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको डिप्लॉइड सेल बोलते हैं, और जहां पे पेयर से हाफ हो जाता है ना किसी भी कारण से, वो मैं बता दूंगा, उसे हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड सेल होने का बस एक ही रीजन होता है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। और डिप्लॉइड जो होता है ना, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बेसिकली बन जाता है माइटोसिस। अब देखो माइटोसिस में क्या होगा समझना, एक सेल है डिप्लॉइड, ये 2n सेल है मतलब डिप्लॉइड। अब इससे डिवीजन हुआ तो दो सेल बना, लेकिन दोनों के दोनों डिप्लॉइड ही बने, आ रहा समझ में। सो एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल बनते हैं, तो ये तो बेसिकली कॉपी हो गया ना, डिवीजन हो गया ना, आ रहा समझ में। सो इसीलिए ऐसे ऐसे वाले सेल डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखो मियोसिस कहाँ चलता है, तो मियोसिस चलता है तुम्हारे गैमेट के फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में, तो गैमेट के फॉर्मेशन में। या फिर अगर यूं कहूँ ना, जो गैमेट होते हैं यानी जो स्पर्म और ओवम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। जो स्पर्म होते हैं या ओवम होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि एन होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जैसे देखो ना, स्पर्म में भी हाफ, ओवम में भी हाफ, फिर जब दोनों फ्यूज करेगा जाइगोट बनाएगा, तो फिर से तो पेयर ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना वो स्टेबल रहता है। जैसे ह्यूमन में होता है ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो मतलब चल रहा है ना सदियों से, क्लियर है ना। अभी भी मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मेरा अगला जनरेशन जो आएगा उसके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, मेरे पिछले जनरेशन जो हैं उनके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ना। तो ऐसे ये चलता रहता है। अगर ये जिस समय ये सेट चेंज कर गया ना, सो वहां पे एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो भी पॉसिबल है, ठीक है। वो कहाँ होता है, कब होता है, पढ़ोगे आप इवोल्यूशन में। तो इतना समझे आप। तो ये होता है मियोसिस से, क्लियर है ना। अब मियोसिस में भी दो दो तरह से चलते हैं एक्चुअली, मियोसिस 1 मियोसिस 2 ऐसे करके होता है, तब जाके ये कंप्लीट हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर सिंपल सा समझो जैसे ये समझे थे, तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है ना, मियोसिस में देखो इस तरीके से चलता है। एक सेल हुआ ना 2n, तो इससे ना, इससे पहले दो सेल बनते हैं, दो सेल बनते हैं 2n और फिर इससे फिर चार सेल बन जाते हैं। समझो मेरी बात को, एन 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 एन, क्लियर है ना। सो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये है, ठीक है। यानी हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, इससे इससे क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड सेल, जिसमें से तीन डीजेनरेट कर जाते हैं, एक आगे बढ़ता है, वही बनता है तुम्हारा स्पर्म या फिर ओवम, जिसे पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बन जाते हैं क्या, गैमेट्स, यानी तुम्हारे ये मतलब कि जर्म सेल इसे बोलते हैं हम। सो हमारे बॉडी में
गैमेट को छोड़ दो, यानी स्पर्म ओवम को छोड़ दो, बाकी जितने भी सेल है ना वो तुम्हारे डिप्लॉइड सेल हैं। क्लियर है ना? तो इतना आपको क्लियर हुआ ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और माइटोसिस समझ गए। तो यहाँ पे देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट बन रहा है क्या? नहीं। तो गैमेट ही नहीं बन रहा है तो फिर मियोसिस होगा क्या? नहीं। क्लियर है ना? तो कौन सा सेल डिवीजन होगा? तो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। क्लियर हुआ? मैं अभी से इरेज करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, द individuals produced by asexual reproduction are genetically similar with लो डिग्री ऑफ वेरिएशन। ये देखो मैंने तुम्हें पिछले क्लास में भी समझाया था, लो डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन तो होगा यहाँ पे, देखो सिमिलर ही होगा, जेनेटिकली एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत यानी लो डिग्री ऑफ वेरिएशन भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना? क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा ना तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगा इनमें, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इवोल्यूशन की जरूरत है। नहीं होता तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने सारे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स इतने सारे कैसे होते, इतना उनका डाइवर्सिटी कैसे होता? तुम अगर बैक्टीरिया में ही डाइवर्सिटी देखो ना तो देर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है ना? तो वो कैसे पॉसिबल है? बिना इवोल्यूशन के क्या, बिना वेरिएशन के क्या? नहीं ना। तो मतलब वहां भी वेरिएशन होते हैं, लेकिन वहां पे वेरिएशन का जो डिग्री है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। इतना समझ गए? अब देखो लास्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, इट इज कॉमनली फाउंड इन, देखो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, कॉमा सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में होगा, एक्चुअली लोअर प्लांट्स में बेसिकली, एंड लोअर लोअर एनिमल्स। क्लियर है ना? और कुछ लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? लोअर एनिमल्स पढ़ाएंगे आगे। वैसे डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा है ना, लोअर एनिमल्स जैसे अमीबा वगैरह हो गया नीचे के। क्लियर है ना? सो उन सब में प्रेजेंट होगा तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया तुम्हारा, ये प्लेनेरिया हो गया तुम्हारा, कुछ प्लांट्स में जैसे अलगी वगैरह हो गया है ना, तो इन सभी में क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इतना आपको क्लियर है ना? इसके बाद क्या करो ना, टाइप्स लिख लो बेसिकली, और फिर उन टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब क्या हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं नीचे जगह है ना, चलो थोड़ा सा तो जगह है ना, इतने में लिख दूंगा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लो कौन कौन से आते हैं, तो सीरियल नंबर से लिख लोगे और इन्हीं को एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लो, पहला लिख लो तुम फीजन। वैसे देखो ये मैंने लिस्ट ऑलरेडी लिखा रखा है, तुम चाहो तो वहां से देख के भी लिख सकते हो। दूसरा लिख लो तुम बडिंग। ठीक है ना? ये दो हो गए। इसके बाद नीचे है ना स्पेस अभी, हाँ नीचे स्पेस तो है। तो तीसरा लिख लो फ्रैगमेंटेशन। चौथा लिख लो रीजेनरेशन। पांचवा लिख लो स्पोर फॉर्मेशन। छठा लिख लो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फिर तीन होते हैं ना, वो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा। और सातवां हो जाएगा ना, सातवां लिख लो। ठीक है ना? ये देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ये सेवंथ बन गया, दिस इज कॉल्ड, ये देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ये लिख लो तुम माइक्रो प्रोपगेशन, या इसे और क्या बोलते हैं, हाँ टिश्यू कल्चर बोलते हैं, नहीं तो ये लिख लो टिश्यू कल्चर, और इसी को बोल रहे हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, सो इतने हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज शुरू करेंगे हम फिजन से, क्लियर है ना, अभी ही पढ़ेंगे। नीचे ये शायद नहीं दिख रहा है क्या, चलो ये एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लिख लो ये, दिस वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना, एंड दिस इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग देखते क्या है, फिजन को देखेंगे, ठीक है ना। फिजन में देखेंगे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, जो कुछ भी आएगा ना उसे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, इसे मैं इरेज करता हूँ फिर। अब क्या करो, पहला हेडिंग लगाओगे, नहीं सबसे पहला, यानी पहला किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला ना। और ये क्या है हमें पढ़ना, तो ये है हमें पढ़ना फिजन, ठीक है। अब फिजन में देखो, नॉर्मली मैंने फिजन बोला, मैंने बाइनरी या मल्टीपल नहीं बोला, सिंपली फिजन। फिजन के अंदर आएंगे बेसिकली बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। कुछ कुछ बुक में क्या करता है, डायरेक्टली बाइनरी फिजन पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। सो पहले हम देखेंगे फिजन बेसिकली क्या होता है। देखो देखो, दो टर्म होता है बाबू, ध्यान से सुन लो, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, दो टर्म होता है, नहीं इसे थोड़ा सा समझ लो ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कभी समझे हो। देखो फ्यूजन जहाँ होता है ना, वहाँ क्या होता है कि दो या दो से अधिक चीज एक दूसरे में जुड़ के फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि स्पर्म ओवम का फ्यूजन, जैसे कि बच्चे में 400 एंड प्लस बोन्स होते हैं लेकिन बड़ों में 300 एंड प्लस होते हैं, यानी कम जाते हैं ना, तो बाकी के बोन्स कहाँ हो गए, डिजेनरेट हो गए क्या, नहीं, कुछ कुछ बोन्स क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज होके जैसे दो बोन था फ्यूज होके एक बना लिया। सो ऐसे को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स जुड़ना, मीन्स ऐड होना, नहीं, और फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़े होगे, ठीक है ना, और न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स का है बेसिकली, जो सन के पास रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है या फ्यूजन है, सोचोगे, ठीक है ना। और अपने जो फिजिक्स वाले सर है ना तुम्हारे, उनसे कंफर्म कर लोगे सोच के कि वो क्या है, ठीक है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखना यहाँ ध्यान से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्यूजन देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें, इट इज अ मोड ऑफ, क्या लिखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, asexual reproduction in which an organism लिखो, एस मत लगाओ, an organism breaks into two or more, क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ब्रेक कर जाता है, या स्प्लिट लिखो ज्यादा बेटर होगा, नहीं, splits into two और more parts, दो या दो से अधिक मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं। पार्ट्स नहीं बोलो बेसिकली, एक बेसिकली क्या होता है ना कि पहले मैच्योर होता है फिर वो डिवाइड कर जाता है, सिंपली समझो, डिवाइड्स इनटू टू और मोर। तो डिवाइड करना या स्प्लिट करना बेसिकली सेम ही बात है, और वो क्या बन जाते हैं, तो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इतना समझे। अब देखो इसी में समझो, अगर अगर दो में डिवाइड कर रहा है, अगर दो में डिवाइड कर रहा है, अगर दो में डिवाइड कर रहा है, क्या बोला मैंने, अगर दो में डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, आ रहा है समझ में। और अगर दो से ज्यादा में डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। देखो यहीं पे क्लियर हो गया ना पॉइंट, अगर दो में डिवाइड कर रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, यानी एक डॉटर, एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बन जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इन केस ऑफ अमीबा। और मल्टीपल फिजन किसके केस में होता है पता है तुम्हें, मल्टीपल फिजन होता है तुम्हारे ये प्लाज्मोडियम के केस में। प्लाज्मोडियम जानते हो ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्लियर है ना।
बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इतना पहले समझ में आया, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। इसी को अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग। तो इसको क्या करो, टाइप बना के लिख लो, नहीं सिंपल सा बना लो अगला पॉइंट देके। इट इज ऑफ टू टाइप्स, जिसमें नंबर वन क्या हो जाएगा हमारा, नंबर वन क्या बन जाएगा, तो बाइनरी फिजन लिख लेंगे। वैसे वहां पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो बस इसे आगे बढ़ाते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसमें लिखोगे सबसे पहला पॉइंट लिखना, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ फिजन, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो, ठीक है ना, इन विच organism splits into two to give rise of two daughter nuclei, टू डॉटर सेल्स लिख लो सिंपली। ठीक है ना, क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो में ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, ताकि क्या मतलब प्रोड्यूस कर सके, तो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट टेक्स प्लेस इन, it takes place in amoeba, paramecium, यूग्लिना। ये तीन एग्जाम्पल याद रखोगे यहाँ पे, अमीवा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अब देखो समझो, यहाँ पे भी एक चीज और समझना है हमें, थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं हम, थोड़ा सा सिलेबस से हटते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं। देखो एक्चुअली अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जब बाइनरी फिजन का केस देखोगे ना, तो अलग अलग प्लेन से होगा। जैसे अमीबा के केस में तो कोई भी प्लेन नहीं होता, यानी किसी भी प्लेन से हो सकता है। ठीक है, अमीबा के केस में क्या होगा, किसी भी प्लेन से हो जाएगा। इसके बाद अगर पैरामीशियम की बात करो, तो पैरामीशियम में क्या होता है तुम्हारा, ट्रांसवर्स प्लेन से होता है। ट्रांसवर्स समझते हो ना, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, क्लियर है ना। और जो यूग्लिना है इसमें तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से होता है, क्लियर है ना, इस प्लेन से होता है। सो चाहो तो लिख सकते हो, इसमें इसमें थोड़ा सा ऐड करके लिख सकते हो, बाई एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से हो सकता है। ठीक है, अब देखो एनी प्लेन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये अमीबा है, तो ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है दो में। ठीक है ना, यही मान लो अमीबा था, तो ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता था। यही मान लो अमीबा है, नीचे नीचे चलो दिख नहीं रहा है, इधर लिखता हूं मैं, तो यही अमीबा है, तो ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता था। क्लियर है ना, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर पैरामीशियम की बात करो ना, सो पैरामीशियम में बेसिकली तुम्हें डिवीजन जो होगा ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, और यूग्लिना वाले में कंडीशन में डिवीजन जो होगा ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स है, और ये तुम्हारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है। तो बस प्लेन जो होगा ना, प्लेन होगा जो उसको डिवाइड करने वाला, वो प्लेन अलग अलग होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स बना लेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे लिए अमीबा का। ठीक है ना, जो कि एक्चुअली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, और ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कि फिजन यानी बाइनरी फिजन ही बेसिकली पूछता है। बाइनरी फिजन के बारे में पूछेगा तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस अमीबा का एग्जाम्पल याद रखना सिंपल सा, और साथ ही साथ डायग्राम बनाना जरूरी है। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो देखना यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके लिए सिंपल सा, बस इसे समझ लोगे। देखो क्या है ना, कि ये एक सिंपल सा अमीबा, अमीबा का तो कोई शेप होता नहीं है, तो जैसे भी बना लो। ठीक है, इधर कुछ ज्यादा ही निकल गया, चलो उसे मैं सही कर दूंगा। देखो ध्यान से, क्या है कि इसमें देखो ये साइटोप्लाज्म भी तो प्रेजेंट है ना, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, वैसे ही सारे में दिखा दोगे तुम। और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा न्यूक्लियस, क्लियर है ना। अब देखो न्यूक्लियस क्या हुआ, जैसे ही ये मैच्योर हुआ ना, तो देखो न्यूक्लियस बीच में थोड़ा सा ऐसे फैल सा गया,
आ रहा है समझ में, इलिप्टिकल सा हो गया। अब देखो यहाँ देखो और भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लियस अब बीच से ना टूटने वाला है, ये न्यूक्लियस बीच से क्या होने वाला है, टूटने वाला है। इधर थोड़ा ज्यादा निकल गया, इसे थोड़ा कम कर दो, है ना। ये न्यूक्लियस क्या होने वाला है, तो टूटने वाला है बीच से, है ना। अब देखो फाइनली ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया और दो डॉटर सेल्स में यहाँ डिवाइड कर गया, लेकिन अभी भी दोनों अटैच्ड हैं। अब फाइनली क्या हो गया, ये दोनों दोनों क्या हो गए, सेप मतलब कि अलग अलग हो गए वहां से। तो देख लो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, यानी ये दोनों क्या है तुम्हारे, दीज टू आर डॉटर सेल्स। क्लियर है ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो दो यहाँ पे बन गया ना, एक से डिवाइड होके दो बन गया। अब देखो क्या होगा, इन दोनों में फिर से क्या होगा, फिर से मैचुरेशन होगा और मैच्योर करके एक ऐसे सर्टेन एज के एज पे पहुंचेगा जैसे यहाँ पे। क्लियर है ना। तो फिर से ये क्या होगा, अपने न्यूक्लियस को ऐसे दबाना शुरू करेगा, साइटोप्लाज्म को भी दबाना शुरू करेगा और फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, एक से दो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। तो यहाँ तक समझ गए आप। इसी में समझो देखो, जो बाइनरी फिजन था वो शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत हुआ बेसिकली पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले न्यूक्लियस बीच में ऐसे, देखो एक्चुअली क्या हुआ, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन आने लगे, ऐसे था ना, तो बीच में ऐसे दबता सा चला गया और ये दबते दबते बीच में न्यूक्लियस को दबा के बीच से ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म ही स्प्लिट हो गया वहां से। क्लियर है ना। सो इट इज इनिशिएटेड बाई क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाई द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है ना। तो चाहो तो इसमें एक नोट बना के लिख सकते हो, इधर देखो जगह है, इतना में मैं लिख दूंगा, लिख लो बाइनरी फिजन starts with division of nucleus, ये देखो इधर का अलग है ना, followed by division of cytoplasm which starts ये ऐसे लिख लो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच स्टार्ट्स, हाँ चलो सही है, विच स्टार्ट्स बाई कॉन्स्ट्रिक्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और फाइनली दो डॉटर सेल्स बन गए। क्लियर है ना इतना। जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल फिजन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना समझ गए हो गया, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन, है ना। और मल्टीपल फिजन के बाद यहाँ हमारा फिजन कंप्लीट हो जाएगा। देखो मल्टीपल फिजन और भी आसान है, लेकिन ध्यान से समझोगे। हाँ, तो यहाँ पे फिजन में ही देख रहे हैं ना हम, फिजन में ही देख रहे हैं दूसरा, दैट इज मल्टीपल फिजन। अगर वहां नंबर 1 डाले थे ना, तो यहाँ क्या करोगे, नंबर 2 लगा लोगे, ठीक है। ए डाले थे तो बी लगा लोगे, अपने हिसाब से लगा लो भाई। देखो यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज ए टाइप ऑफ फिजन in which the nucleus of parent, या parent cell लिखो, divides several times to produce, ऐसे लिखो, to produce many daughter nuclei। क्लियर है ना। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पेरेंट का, वो बहुत मतलब बार बार रिपीटेडली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वहां पे जब बार बार डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएंगे, ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। क्लियर है ना। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या बनाएगा, तो डॉटर सेल बना देगा। यानी डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगा ना, गेट सराउंडेड बाई ए लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसे में लिखोगे पॉइंट बना के, मतलब इसी में आगे लिख रहा हूँ,
these daughter nuclei get ऐसे लिख लो, gets surrounded, एक मिनट, by a little amount of साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। टू फॉर्म क्या लिखोगे, डॉटर सेल्स। ये क्या बना लेगा, डॉटर सेल्स बना लेगा। अब यही डॉटर सेल आगे जाके अल्टीमेटली क्या बना लेगा, नया मतलब नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लियर है ना, पैरामीशियम नहीं, वो मैं गलती से बोल रहा था। सो ये क्या बना लेगा, यही जो है तुम्हारा मतलब ये जो डॉटर सेल्स हैं यही क्या बना लेगा, तो इसी में लिख लोगे विच अल्टीमेटली गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ क्या, इंडिविजुअल्स, जो आगे जाके क्या बना लेगा, ढेर सारे, मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बना लेगा। ये देखने को कहाँ मिलता है, तो ये प्लाज्मोडियम के केस में देखने को मिलेगा तुम्हें। तो इसमें लिख लोगे उसे भी, एग्जाम्पल में लिख लो, इट इज सीन इन प्लाज्मोडियम। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, एक चीज समझो यहाँ पे, प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पता होगा ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बेसिकली तुम्हारा मलेरिया कॉज करता है ना, ये तुम्हारे ये फीमेल एनाफिलीज में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, आपको पता होगा। ये एक पैथोजेन है तुम्हारा, ये किस कैटेगरी में आता है तुम्हारा, मैं भूल गया हूँ। प्लाज्मोडियम तुम्हारा आता है, देखो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ में बेसिकली आते हैं, ठीक है। सो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा आगे जाके, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। सो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया पहले कि ये किस कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। अब देखो प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता है ना, यहीं पे आप समझना कि अगर अगर मान लो आपको मलेरिया होता है, ध्यान से सुनो, अगर आपको मलेरिया होता है तो आपको आपका जो ट्रीटमेंट चलता है ना, तो उस ट्रीटमेंट को ना पूरा ही लेना चाहिए, क्योंकि मलेरिया के केस में ना एक्चुअली जब उसका जब केस स्टडी करोगे ना मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम का, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि उसके जो जो पैथोजेंस होते हैं वो उनका लाइफ साइकिल ना एक्चुअली दो फेज में कंप्लीट होता है, एक तो मॉस्किटो में और दूसरा ह्यूमन में, ठीक है ना। और उसमें एक्चुअली एग, लार्वा, प्यूपा ऐसे करके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। तो जैसे अगर तुमने दवाई खा लिया तो वो तो सप्रेश हो गया, लेकिन उसके जो बहुत सारे एग्स होते हैं ना वो मतलब कि एक तरह से सिस्ट बना लेता है। सिस्ट बना के क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ना तो वो दोबारा से मतलब कि अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो इसीलिए जब भी कोर्स हो ना तो उसे कंप्लीट करना चाहिए इन सभी बीमारियों के, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये हो गया, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है ना। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लेना, इसमें तुम चाहो तो नोट बना के लिख लेना, फिर मैं समझा रहा हूं। देखो अमीबा के केस में भी मल्टीपल फिजन हो सकता है, ठीक है, ऐसे लिखो, मल्टीपल फिजन कैन also be seen in case of amoeba during unfavorable condition। इसे बस याद रखोगे कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा भी मल्टीपल फिजन कर सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर तुमसे पूछे अमीबा क्या करता है तो बाइनरी फिजन करता है। मल्टीपल फिजन कौन करता है, तो प्लाज्मोडियम करता है। देखो मल्टीपल फिजन के केस क्या होता है समझना यहाँ पे, जैसे क्या हुआ, देखो ये ऐसे एक मान लो प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर एक ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो देख लो ढेर सारे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में ना, तो इधर देखो ढेर सारे न्यूक्लियस बन गया, आ रहा है समझ में। अब न्यूक्लियस बनने के पहले ये क्या करता है ना, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लेता है, ठीक है, अपने ऊपर ऐसे समझ लो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया है ऐसे करके,
ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, तो इसी इसको बेसिकली सिस्ट बोल रहे हैं, और अंदर से क्या हो गया, न्यूक्लियस का ढेर सारा डिवीजन हो गया है। और इसमें देखो क्या होगा, हर न्यूक्लियस अपने चारों तरफ इस तरीके से साइटोप्लाज्म को ऐसे सराउंड कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम मान लो ये साइटोप्लाज्म है बेसिकली, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने साइटोप्लाज्म को दिखा दिया। तो ये बेसिकली अब क्या हो गए हैं, ढेर सारे क्या बन चुके हैं, डॉटर सेल्स बन चुके हैं। आ रहा है समझ में। अब ये जब डॉटर सेल्स बन चुके हैं ढेर सारे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा ना कि एक बार बर्स्ट करेगा और ढेर सारे यहाँ से निकलेंगे, और क्या होगा कि ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। यानी जैसे मान लो यहाँ से देखो ऐसे बर्स्ट हुआ, ठीक है। तो बर्स्ट हुआ तो ये क्या हुआ, ये सेल बाहर निकला है ना, ये सेल ऐसे देखो ऐसे बाहर निकल गया ना, ये डॉटर सेल्स। क्लियर है ना। अब ये क्या करेगा, तो ढेर सारा बना लेगा ना प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में तो ढेर सारा प्लाज्मोडियम बना लेगा। सो बेसिकली यही होता है तुम्हारा मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे फिजन तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है ना। एक टॉपिक और लेते हैं आज, ठीक है। दूसरा क्या है, बडिंग। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं देखता हूँ बडिंग। तो इसे रेस कर देता हूं अब मैं। तो याद रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता है, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ढेर सारे बन जाते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, सॉरी। और उस न्यूक्लियस को फिर सराउंड कर लेता है लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिससे बन जाते हैं वो डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल अल्टीमेटली एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, ठीक है ना, जब वो वहां से मतलब निकल जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ ना आपको। अब देखो दूसरे, इसके बाद का टॉपिक क्या है, बडिंग। तो अब लिखना नंबर सेकंड, नहीं ये तो नंबर सेकंड है ना, तो ये लिख लो बडिंग, ठीक है। अब देखो बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, BUDS, क्लियर है ना। अब ये बर्ड्स क्या होते हैं, तो बर्ड्स होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं। उन्हीं को, उसी प्रोजेक्शन को बेसिकली हम बर्ड्स बोलते हैं। और वही बर्ड क्या होता है ना, एक समय के बाद डिटैच कर जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाता है। जब तक वो अपने पेरेंट बॉडी में रहता है वहीं से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है और वो ग्रो करता है। एक समय के बाद वो वहां से डिटैच करके और फिर अपने दूसरे सरफेस पे चला जाता है, ठीक है ना। और उसे अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है वहां पे, तो वहां पे वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग के भी टाइप्स होते हैं, एक्सोजीनस, इंडोजीनस, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। सो वैसे बेसिकली हमें ना एक्सोजीनस ही पढ़ना है। तुम जो नॉर्मल बडिंग पढ़ते हो ना, हाइड्रा वाला, हाइड्रा के केस में पढ़ते हो ना बडिंग, सो वो तुम्हारा क्या है, एक्सोजीनस बडिंग है। इंडोजीनस भी बताऊंगा मैं अलग से। पहले क्या करो, इसका डिफिनेशन लिख लो, लिख लेना इसमें। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू individual from the small projections that arises on the body surface of organism। इसी को हम बोलते हैं बर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। द स्मॉल प्रोजेक्शन विच अराइजेज ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, क्लियर है ना। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शंस दैट अराइजेज ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज बर्ड्स। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, बडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे लगा लो, इज नोन एज बडिंग। क्लियर है ना। तो इसी को हमने बडिंग बोल दिया। अब बडिंग भी दो तरह के होते हैं, तो इसमें भी लिखना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, जिसमें नंबर वन क्या, चलो ए लिख लो, है ना।
नंबर ए लिख लो, एक्सोजीनस। देखो, एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, ठीक है ना। सो एक्सोजीनस बर्डिंग क्या होगा कि बॉडी के बाहर ही बर्ड्स निकलेंगे, ठीक है ना। और इंडोजीनस में क्या होगा ना कि अंदर ही अंदर वो क्या होंगे कि बर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे, और उसमें भी तुम्हारा बर्डिंग का केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, ड्यूरिंग एक्सोजीनस बर्डिंग birds are produced over the body surface of organism। अब इसमें देखो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना, यहीं पे लिख लो एग्जाम्पल। तो इसमें दो एग्जाम्पल है, याद रखना, एक तो तुम्हारा हाइड्रा है और दूसरा तुम्हारा ईस्ट है। इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड्स कहाँ बन रहे हैं, बॉडी सरफेस के ऊपर। देखो मैंने यहाँ भी शायद यही लिख दिया ना, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, इसे क्या कर लो ना, क्या है यहाँ पे, न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन दैट एराइजेज, ऑन मत करो, दैट एराइजेज फ्रॉम कर लो, है ना, दैट एराइजेज फ्रॉम बॉडी, बस बॉडी लिख लो, या सिंपली इसको ऐसे कर लो, दैट एराइजेज फ्रॉम द बॉडी, हाँ ठीक है ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे तो ये कंफर्म नहीं है ना कि अंदर से हो रहा है या बाहर से हो रहा है, क्योंकि अभी इसके टाइप्स भी तो देखने हैं ना। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया है डिफिनेशन, अब ज्यादा यहाँ पे बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट में देखो क्या डिफरेंस है वो समझना। हाइड्रा के केस में क्या होता है ना, अच्छा एक चीज और समझ लो कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं पेरेंट बॉडी से, लेकिन जैसे ही वो मतलब मैच्योर हो जाते हैं, वो डिटैच हो जाता है और वहीं से बनता है। अब यहाँ पे समझो ईस्ट के केस में क्या होता है ना, चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं, इसे जरूर याद रखना। ईस्ट के केस में देर इज फॉर्मेशन ऑफ, देर इज फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ बर्ड्स। क्लियर है ना, यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं, मतलब कि देखो ईस्ट का तुमने देखा होगा एप्लीकेशन, याद करो ब्रेड बनाने में, है ना, केक बनाने में ईस्ट पाउडर डालते हैं ना। सो वहां पे याद करो ना, ईस्ट जो रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन तुमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट का वहाँ वहाँ तुमने यूज ऑलरेडी 9th में नहीं 10th में बेसिकली, है ना, वहाँ पे आपने मतलब कि उसका यूज देख रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बर्ड्स बन जाते हैं, देखो क्या होता है ना कि जैसे इस तरीके से ना एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं, आ रहा है समझ में, इस तरीके से एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं, और हर में न्यूक्लियस भी है प्रेजेंट, ठीक है। और यही बर्ड्स जब ब्रेक करता है ना, सो जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसके अलग अलग, जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 है ना, ढेर सारे हैं, तो वो सारे क्या होंगे, मतलब कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में मतलब रिप्रोडक्शन होगा, नंबर क्या होगा अचानक से बढ़ेगा, तभी तो रातों रात अगर हम ईस्ट पाउडर छोड़ देते हैं ना, तो सुबह में वो आटा फूल के मतलब डबल हो गया होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बहुत ही स्पीडली बन रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन देख लो ना कितना फास्ट हो रहा है। लेकिन वही हाइड्रा के केस में क्या होता है, हाइड्रा के केस में तुमने देखा होगा कि ऐसे मान लो एक क्या करो, इसे नोट करो, फिर मैं वो फिगर बना देता हूँ। तो देखो देखो यहीं पे देख लो, एक्चुअली हाइड्रा वाला केस मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इधर जगह है ना, चलो इधर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे क्या हुआ कि मान लो कि इस तरीके से एक ऐसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसमें क्या हुआ, इसके बॉडी में ना कहीं से एक बड निकलेगा। बड कैसे निकलेगा, तो देखो इसका अगला कुछ इस तरीके से बना लो कि ये ऐसे है ना, अब यहाँ से एक सिंपल सा ऐसे बड निकला, ठीक है, और ये ऊपर का भाग जैसे था वैसे ही है, ठीक है। तो ये देखो साइड से एक बड निकला, यही क्या है, ये जो छोटा सा निकल रहा है ना तुम्हारा, यही क्या है, तो बड है। अब देखो बर्ड इसी में अटैच रहेगा, इसी पेरेंट बॉडी में बर्ड क्या होगा, अटैच्ड रहेगा। लेकिन समझो यहाँ क्या होगा, इसका ग्रोथ भी होता रहेगा, यानी ये तुम्हें बर्ड आगे जाके ना कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है।
आ रहा समझ में, और ये तो तुम्हारा पेरेंट बॉडी था ही, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल सा बस मैंने डायग्राम बनाया है। अब ये क्या होगा, ये बर्ड बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, ये बर्ड अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होके नीचे सरफेस पे जाएगा, और फिर यही बर्ड क्या होगा, यही बर्ड एक नया तुम्हारा मान लो कि इस तरीके से एक नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से तुम्हारा बर्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सभी तो एक्सोजीनस हो गए, क्योंकि बर्ड तो तुम्हें दिख रहा है बाहर बन रहे हैं, लेकिन इंडोजीनस के केस में क्या होगा, बर्ड कहाँ से बनेंगे, अंदर से बनेंगे, ठीक है। तो इसे पहले क्या करो, नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ बाकी का। तो इसे इरेज करता हूं मैं। देखो डायग्राम ना एक्चुअली एनसीईआरटी में दे रखा है, उससे आप डायग्राम बना लोगे थोड़ा सा सही ढंग से, है ना, मुझसे थोड़ा बेटर बनाओगे, ठीक है ना। चलो देखो, सो दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा है यानी बी ना, बी क्या है, तो एक्स सॉरी एक्सोजिनस हो गया ना हमारा, इंडोजिनस, इंडोजिनस बर्डिंग, जो कि हमें बेसिकली सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे इसके बारे में। तो इसमें बस एक लाइन लिख लो, इसमें हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिंपल सा लिख लो, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंडोजिनस बर्डिंग birds arises inside the body of organisms, क्लियर है ना। एग्जाम्पल में लिख लो इसके, स्पोंजेस। अब देखो स्पोंजेस जब डाइवर्सिटी में पढ़े होगे ना, तो स्पोंजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो यहीं पे तुम चाहो तो नोट बना के लिख लेना, स्पोंजेस also reproduce by sexual means, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है स्पोंजेज, लेकिन उसके साथ साथ इंडोजिनस बर्डिंग भी करता है। इंडोजिनस बर्डिंग में क्या होंगे, इसमें इनसाइड बर्ड्स बन जाएंगे, और फिर वही ब्रेक करेगा, बर्ड्स निकलेंगे, और फिर वहां पे नए नए मतलब कि एक तरह से स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, उसे भी मैं लिख ही देता हूँ, बस लास्ट पॉइंट बच गया ना, कि वही कि न्यूट्रिशन लेता है पेरेंट बॉडी से, और डिटैच करने के बाद वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसको क्या करोगे, एक पॉइंट बना के लिख लेना, लिखो ड्यूरिंग बर्डिंग द बर्ड्स remain attached to the main parent body for obtaining nutrition, जिसकी वजह से ग्रोथ होगा, but as soon as it matures, ये मैच्योर करेगा, it got detached from the parent body and grows as a new इंडिविजुअल, क्लियर है ना। और फिर क्या होगा कि एक नए इंडिविजुअल की तरह से ये क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने ये फिजन देख लिया, फिजन के दो टाइप्स देख लिए, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, याद रखोगे, ठीक है ना, और मल्टीपल फिजन तुम्हारा प्लाज्मोडियम में होता है, याद रखोगे, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया बडिंग में भी दो देख लिया, बडिंग में हमने एक्सोजिनस देखा, एक्सोजिनस मीन्स बर्ड बाहर से बनेंगे, दैट इज हाइड्रा, एंड ईस्ट में हमने एक स्पेशल पॉइंट क्या देखा कि वहां पे चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, तभी तो वहाँ फास्टली होता है। और दूसरा हमने क्या देखा कि इंडोजिनस बर्डिंग कहाँ होते हैं, तो स्पॉन्जेस में होते हैं, लेकिन स्पॉन्जेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी
करता है। एंडोजिनस बडिंग में इनसाइड बर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। बडिंग में बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो बडिंग में क्या होते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपने पेरेंट बॉडी से अटैच होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और फाइनली जब वो मैच्योर करके डिटैच करता है तो वहाँ पे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। तो इतना ही आज हमने देखा, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे हम फिर से अपने नए टॉपिक के साथ, जो भी आगे होगा वो पढ़ेंगे। आप चाहो तो उसे एक बार एनसीईआरटी से आप मतलब पढ़ के आओगे, ठीक है ना, रीडिंग लगा के आओगे। चलो ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर मिलते हैं कल।